नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में टीबी व डॉट के मरीजों के लिए पंचकुला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता कुमार के द्वारा मरीजों को दी जाएगी अत्याधुनिक सुविधाएं। डॉक्टर मुक्ता कुमार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में टीबी के मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया हो, ऐसे इंतजाम के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। डॉक्टर को मुक्ता कुमार ने आगे बात करते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से अस्पताल में कुछ जगह ऐसी थी जिनका इस्तेमाल चाय आदि बनाने में किया जा रहा था, लेकिन उस जगह का इस्तेमाल कर अपने स्टाफ को बैठाया, जिससे मरीजों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिससे मरीजों को इधर उधर धक्के नहीं खाने होंगे। एक सवाल के जवाब में मुक्ता कुमार ने कहा कि एक मीडिया हाउस का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। अस्पताल एक सार्वजनिक जगह है और ये मेरे अकेले की नहीं अपितु यह पूरा अस्पताल मरीजों की सुख सुविधाओं के लिए ही है। सेक्टर 26 पॉलीक्लिनिक और सेक्टर 16, 20, 19 की डिस्पेंसरी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग वहां पर जाने लगे हैं, इसकी वजह से सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भीड़ कम हुई है और मेरा फोकस PSC लेवल तक सुविधाओं को पहुंचाना है। जब डॉक्टर मुक्ता कुमार से कहा गया कि PSC के कर्मचारियों का व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक नहीं रहता है, तो इस पर डॉक्टर कुमार बोली कि अच्छे व्यवहार से कई मरीजों वह अपने आप ही ठीक हो जाता है और ऐसे में एक दो डॉक्टर व कर्मचारी ही होते हैं जिनकी वजह से सभी डॉक्टर व अन्य बदनाम होते हैं, और मीडिया द्वारा बताई गई बात को संज्ञान में लेते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन भी दिया। मेरा नाम मिलाप कौशिक है। तो यहाँ पर आप क्या करने आए सर? क्या कोई दिक्कत आई थी? कैसे क्या वैक्सीनेशन के लिए आए? किस क्या जी, मैं सेकंड डोज लगवाने आया हूँ। मेरे को यूक्रेन अर्जेंटली जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मेरा 84 डेज़ का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले मुझे लगवाना था, और पूरे मैं जहाँ पे गया वहाँ पे मेरे को मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ लग जाएगी, पोर्टल खुला है यहाँ पे। तो यहाँ का रेफरेंस कैसे मिला आपको? अलग अलग जगहों से मिला। पहले पिंजौर से बोला गया कि हुडा कॉलोनी में जाओ, वहाँ पे गए, वहाँ उधर उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी कैसी लगी सर फिलहाल? फैसिलिटी अच्छी है। ठीक है मैम, यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या प्रोसेस है मैम? जिस तरह को हमारे RI सेशन होते हैं इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए, वो उनका हम माइक्रो प्लान बनाते हैं, फिर जहाँ जहाँ हमने सेशन प्लान करने होते हैं वहाँ हम सेंड करते हैं ताकि लोग आके अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन करा सकें। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह वैक्सीनेशन की बात करी जाती है, जिस तरह आप देख रहे हैं प्रोसेस, जिस तरह वैक्सीनेशन का, क्या इजी प्रोसेस बना रखा है या लेंथी? क्योंकि लोग तो बाहर कहते हैं कि बहुत लेंथी प्रोसेस बना रखा है आप लोगों ने। जी नहीं, लेंथी प्रोसेस नहीं है, हम सेशन वाइज, साइट वाइज, जहाँ लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि आप स्लम में हो गए, आजकल हमारा ज़्यादा अर्बन में स्लम के ऊपर ध्यान ज़्यादा है कि हम स्लम के लोगों को कवर करें, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का सेशन साइट प्लान करते हैं। तो जिस तरह अगर बात करी जाए ये वैक्सीनेशन क्या कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको किसी को अप्रोच करनी हो तो कौन सा डिपार्टमेंट है ये? हेल्थ डिपार्टमेंट है। हम जैसे चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम डिपार्टमेंट है, जिसमें यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या अभी इसके साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े इंस्ट्रक्शन ये थोड़ी ऐड कर दिया कि जो रेजिडेंट है वहाँ के परमानेंट, पर उनको किसी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम उसको सेकेंड डोज दे देते हैं बिफोर 84 डेज। और इसमें यहाँ ऑफिस भी है जिसमें जो हमारा सारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का और जो दूसरा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम या डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन के आगे पार्ट्स हैं, उनको भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसका पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये आयुष विभाग है वैसे मैम? ये नहीं, ये आयुष डिपार्टमेंट के साथ हमें एक छोटी सी जगह दी गई है जिसमें हम ये चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन को। पहले तो ये आयुष डिपार्टमेंट था यहाँ पे, पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर, जिस तरह देखा जाए तो पहले जो था कि यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट वालों के अंदर ये किचन हुआ करती थी कि जो काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से कह लो या उस टाइम से ये यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑपरेट हो रहा था, यूजलेस पड़ी थी, कि जिस चीज़ को एक नया डायरेक्शन दी गई है ताकि उसको यूज़ किया जा सके और ताकि लोगों को सुविधाएं दी जा सके। ठीक है मैम, जिस तरह से बताएं ये आयुष का जो डिपार्टमेंट था जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, और इम्यूनाइजेशन की बात करी जा रही है, वैक्सीनेशन की बात करी, किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया गया, क्या सुविधाएं जो है यहाँ फिलहाल इस डिपार्टमेंट में दी जा रही हैं? देखिए, यहाँ हमने, क्योंकि ये स्पेस मुझे लगता था बहुत अनयूटिलाइज्ड है, ये कमरा जिसमें मैं अभी बैठी हूँ उसमें पहले सिर्फ चाय बनती थी डिपार्टमेंट की, और मुझे लगता है कि एक चाय के लिए इतना बड़ा कमरा स्पेयर करना कोई समझदारी नहीं है।
और ये जो बाहर वाला स्पेस था ये भी खाली पड़ा हुआ था। तो आयुष का डिपार्टमेंट अभी भी वैसे का वैसा चल रहा है, सारे मरीज आते हैं, दिखाते हैं, उनकी फार्मेसी है बाहर, उनका सब जोन है, वेटिंग एरिया, बाहर चेयर डले हुए हैं। तो इसको मैंने, क्योंकि हमारा इतना नेशनल लेवल पे कोविड वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और इवन रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जो हम इम्यूनाइजेशन बच्चों को देते हैं या माओं को देते हैं, किसी को भी देते हैं। तो उसके लिए हमें एक कंसोलिडेटेड जगह की ज़रूरत थी। अभी भी जैसे अभी दूसरा मैं कहूँगी कि जैसे अभी क्या होता था ना, कोई भी पेशेंट तो नहीं कहेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए, कोई भी पर्सन आ रहा है उसको इधर उधर पूरे में घूमना पड़ता था कि जी मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे मुझे अटेंड किया जाएगा। जैसे कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड कईयों को पोर्टल पे प्रॉब्लम आती थी, रजिस्ट्रेशन पे प्रॉब्लम आती है, कईयों का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कईयों को अचानक फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है तो उनको मतलब अलग किसी भी समय वैक्सीन लगवानी पड़ती है। तो अब उनको ये पता है कि मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे वैक्सीन भी मिलेगी, इस जगह पे वैक्सीन लगती है। पूरे वर्किंग आवर्स शाम तक, इवन 5 बजे तक, जब तक ये डिपार्टमेंट खुलता है, कोई भी बंदा आ सकता है और जिसकी ड्यू है वो अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। मतलब जिसको ऑफ टाइम में कहीं और सेशन पे किसी तरह मिस हो गया, फॉरेन जाना है, कोई अर्जेंसी है, तो वो यहाँ पे लगती है। और व्यवस्था इस तरह आप कह रहे हैं, यहाँ किचन था, इसको यूटिलाइज करके आपने इसको वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। ऐसे आपने पूरे अस्पताल में जब से आपने पदभार संभाला है उसके बाद से आपने क्या कुछ जो है अरेंजमेंट किए हैं? देखिए, मैंने टीबी के मरीजों को भी मुझे लगता था कि करते हैं, उनके छोटे छोटे कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनको जैसे एक यहाँ पे तो खाली मतलब उनको जैसे खाली दवाई देने से खाली टीबी का प्रोग्राम नहीं चल रहा, उसके साथ उसका निक्षय भी जुड़ा हुआ है जिसमें उसको 500 रुपये महीना पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है डाइट के लिए। उसके अपने रजिस्ट्रेशंस भी हैं, बैंक अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मुझे लगता है जो सरकार ने एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया है, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम एक जगह से चलेगा, तभी वो मरीज़ ठीक से उसका फ़ायदा उठा पाएगा। अगर वो एक बार आने के बाद वो इलिटरेट मरीज, बेचारा गरीब मरीज पूरा दिन निकाल के आ रहा है और उसको तो ये लगता है कि 6 में सुविधा मिल रही है, लेकिन 6 में सिर्फ उसको एक पर्ची पकड़ा दें और हम भेज दें कि हो गया तुम्हारा इलाज, तो वो मेरे ख्याल से उसके लिए हमारी तरफ से इनकम्प्लीट मैसेज, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट या इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है। जब तक कि हम उसको सारी सुविधाएं एक छत के नीचे नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो ये मेरा आगे आने में भी मेरी कोशिश यही है। मैंने जब ज्वाइन किया था तब अपने डिपार्टमेंट पूरे हॉस्पिटल के साथ मीटिंग भी की थी। मैंने सबको मैसेज दिया था कि मेरी सोच ऊंची है, मैं सिविल अस्पताल पंचकूला को मेडिकल कॉलेज की तर्ज तक ले जाना चाहती हूँ। ये मेरा मतलब एक सपना है और ये जा भी सकता है। मेरे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतना अच्छा स्टाफ है, बस प्रोवाइडेड ये है कि थोड़ी सी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि एक डिपार्टमेंट हो, जैसे अगर टीबी का है तो वो एक डिपार्टमेंट हो, ऐसे नहीं कि एक जगह जाए वहाँ दवा मिले, एक जगह जाए वहाँ रजिस्ट्रेशन हो, एक जगह जाए वहाँ डॉक्टर देखे। मतलब वो मरीज जगह जगह घूम के इतना परेशान हो जाता है कि एंड में वो कहीं प्राइवेट जाता है। ये है कि एक जो मरीज आता है उसको एक ही जगह सारी सुविधा। बिल्कुल मेरा है कि वो उसको जो मरीज जिस चीज़ का है, जो प्रोग्राम उसमें कवर हो रहा है, वो उसको एक छत के नीचे और एक जगह सारी सुविधा मिले। एक आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है किसी मीडिया संस्थान की तरफ से कि आप नाजायज जगह जो अस्पताल में मरीजों के लिए जगह उस पर आप कब्जा करते हैं। देखो, एक चीज़ है, कब्जा तो तब कहते हैं जब किसी ने अपनी अनड्यू रजिस्ट्री करा ली हो, कुछ कर ली हो। मेरे नाम से तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो मैं तो जो भी कर रही हूँ इट इज़ ऑल पेशेंट सेंट्रिक, ठीक है। मेरा जो भी एम है वो ये है कि मरीज़ को मैं कितनी आसानी से और कितनी संपूर्ण तरीके से सुविधा दे सकूं, वो मेरा हुआ है। नहीं, ऊपर की तरफ अगर 5th फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे कुछ एक जगह पे एरिया पे कुछ एक जैसे केबिन्स वगैरह, देखिए वो जो है 5th फ्लोर पे वो एरिया अनयूटिलाइज्ड पड़ा था, इतना बड़ा एरिया है ना। और वो पूरा ऊपर 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और मेरा एस्टेब्लिशमेंट का, मेरे को ये पता है, जब आप ही के माध्यम से आते हैं या मेरे पास पब्लिक आती है कंप्लेंट लेके, जी मेरा ये रिम्बर्समेंट पेंडिंग है, मेरी सैलरी नहीं आई, मेरा ये नहीं आया, आप समझ गए, तो उसमें सारे लोग सफ़र होते हैं। इवन अस्पताल में इतने आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय लगे हैं, पीछे आप देखते होंगे कि किसी की सैलरी नहीं आती थी, 2-2, 3-3 महीने पेंडिंग थी, सभी की जानकारी में है, बहुत बड़ा इशू हुआ था।
अभी पिछले महीने उनकी सैलरी 7 तारीख को आ गई और अभी इस महीने भी उनकी सैलरी 7 से पहले आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसको करने के लिए मुझे अपने डिपार्टमेंट को एक मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में चलाना पड़ेगा, हर एक के ऊपर एक सुपरविजन रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें, ये इतनी लंबी प्रोसेस होती हैं कि अगर एक जन उधर है, एक उधर है, एक कहीं और है, तो फिर उसको कोऑर्डिनेट करना संभव नहीं होता, ये हर कोई जानता है। इसका मतलब ये जो सीएमओ का स्टाफ जो सेक्टर 6 में बैठ रहा है फील्ड हॉस्टल में या सेक्टर 9 में बैठ रहा है कम्युनिटी सेंटर में, तो वो एक ही जगह पे आ जाएगा। देखिए मेरी कोशिश यही है, आगे आगे देखो, कभी भी किसी भी जगह लैंड एक लिमिटेड एसेट है और जैसे जैसे सर्विस बढ़ती हैं तो हमें उसमें किसी तरह से भी एडजस्ट जैसे करना पड़ता है। अभी एक MCH की बिल्डिंग बन रही है, एक मलेरिया का ऑफिस बन रहा है, जैसे ही वो 1.5 साल का उनका टारगेट है, जैसे ही 1.5 साल में 2 साल में वो वर्किंग हो जाएगा, फिर एक बार को स्पेस बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो सर्विसेज बढ़ेंगी तो उसको उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें पहले भी यही था, मतलब आप समझ गए कि नहीं, CMO ऑफिस चलता था, ये तो कोविड की वजह से उस समय टेम्परेरी शिफ्ट किया था। और फील्ड हॉस्टल मेरी हेल्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी अपना काम चलाना है, तो वो टेम्परेरी कोविड की वजह से शिफ्ट किया था। तो अब वो कोविड, और मैंने एक भी कोई पेशेंट सेंट्रिक एरिया को, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट के बेड हटाए हैं और ऑफिस स्टार्ट, आप समझ गए कि नहीं, मैंने ऐसे कॉर्नर्स ढूंढे हैं जो बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड हैं और उसको मैं उस स्पेस को यूटिलाइज करके, ये है कि हम पेशेंट को इसी छत के नीचे सारी सुविधा दे सकें, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम है। तो जो आपने अभी जो जगह, जैसे आपने सेक्टर जो ऊपर 5th फ्लोर है वहाँ पे कंजेशन हुआ, तो यहाँ पे नीचे जगह कम हो जाएगी तो उससे भीड़ वगैरह नहीं बढ़ेगी? देखिए भीड़ के लिए तो डीकंजेस्ट करने के लिए मेरा एफर्ट डे 1 से चल रहा है। अब आपने नोटिस किया होगा 26 का पॉली क्लिनिक जिसमें OPD 150 से भी कम रहती थी, आज OPD 500 की पहुँच गई है, 450-500 पर डे। तो ये 450-500 लोग पहले सिविल अस्पताल में ही आते थे 6 में दिखाने, गग्गर पार वाले, पहले वो आते थे और अपना दिन भर बेचारे यहाँ ख़राब करते थे और फिर जाते थे। अब मेरे डॉक्टर वहाँ जाते हैं और वही मरीजों को वहाँ जाके अटेंड करते हैं, उनका भी पूरा दिन बचता है। जो मरीज है, जो बेचारा धक्के खा रहा था, यहाँ भीड़ में घंटा घंटा लाइन में लगता था, अब उसको वहीं पे 26 में वो सुविधा मिल रही है, तो वो लोग भी खुश हैं। आप कभी उनसे पूछ के देखिए जो वहाँ सुविधा ले रहे हैं, मैं तो खुद वहाँ जाती हूँ टाइम टू टाइम और मॉनिटर करती हूँ, तो पब्लिक भी खुश है। वो सारी भीड़ यहीं से डीकंजेस्ट हो रही है। मेरा धीरे धीरे मेरा कंसंट्रेशन एक एक करके, अब मैं 16 को भी धीरे धीरे बढ़ावा दे रही हूँ। मैं सारी डिस्पेंसरीज़ की, अभी मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की थी, मैं सारी डिस्पेंसरीज़ में मेरा एम है कि बेसिक सुविधा वहीं पे प्रोवाइड हो और वहाँ के डॉक्टर्स को, स्टाफ को मैं मोटिवेट भी कर रही हूँ और उनको मॉनिटर भी कर रही हूँ। तो दोनों तरीके से मेरी कोशिश है कि वहाँ पे जो भी छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम है, कोई कॉपर लगना है, कोई MTP होना है, जो छोटी सुविधाएं जो मैं डिस्पेंसरी लेवल पे दे सकती हूँ वो डिस्पेंसरी लेवल पे दे दूँ, जिससे कि उस तरह के मरीज़ यहाँ ना आए। मेरे पास कई बेचारे सीनियर सिटीज़न आके बोले कि जी हमें डिस्पेंसरी में अगर ये मिल जाए तो हम यहाँ क्यों आएंगे, हमें यहाँ 1-1 घंटा 4-4 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा तो पर्ची बनवाने में ही लग जाता है। तो मेरे को उनसे सहानुभूति है और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करती हूँ कि सरकार ने डिस्पेंसरीज इसलिए खोली हैं कि जो छोटी मोटा इलाज है वो डिस्पेंसरीज में हो। तो जब मरीज इस तरह का डीकंजेस्ट हो जाएगा तो सिविल अस्पताल में वैसे भी क्राउड कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो सिविल अस्पताल को मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे क्रिटिकल केसेस आएँ, रेफरल वाले केसेस आएँ, जिनका इलाज फील्ड में नहीं हो सकता, उनका इलाज हमारे ये कंसल्टेंट्स जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं वो करें। उससे पब्लिक को हर तरह का फ़ायदा होगा और जो उनको आगे मेडिकल कॉलेज के धक्के खाने पड़ते हैं वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर होने लगेगी तो फिर उनको उस तरह की सुविधाएं यहीं मिलने लगेंगी। कहीं ना कहीं मैम जिस तरह इमरजेंसी की बात की जाती है तो वहाँ पे स्टाफ की कमी नजर आती है, जिस तरह की ब्लड BP चेक करना हो या फिर इस तरह की कई बार ऐसी खबरें आई हैं, उसके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं मैम? देखिए ये ना PMO को एक्चुअली डे टू डे एक्टिविटी PMO को मॉनिटर करनी चाहिए, PMO को डेली राउंड लेके देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट देखती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हूँ, सारी ऊपर से वर्किंग भी देखती हूँ। बट क्योंकि आप जानकारी में लाए हैं, इसके अगेंस्ट भी मैं एक बार पूछूंगी ज़रूर PMO से कि इस तरह का क्यों हुआ। तो ये हेल्थ स्टाफ की वो है कि हेल्थ जो उनका स्टाफ है, मतलब उनकी स्टाफ नर्स है, वो BP ले, और अगर इस तरह की वो आई है तो PMO को बिल्कुल इसके जानकारी होनी चाहिए कि उनका ऐसे क्यों हो रहा है हॉस्पिटल में। आप PHC को थोड़ा सा फोकस करें, PHC लेवल के ऊपर बढ़ा रहे हैं, लेकिन PHC का जो स्टाफ होता है ना, लोकल लेवल का जो स्टाफ होता है, उनका थोड़ा सा व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक नहीं होता, उसको भी थोड़ा सा आप सुधारें।
हाँ बिल्कुल, देखिए सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, मैं इतने दिन में मैंने ये नोटिस किया, जितनी कंप्लेंट होती है मोस्टली व्यवहारिक होती है, बिहेवियरल, ठीक है ना। तो आदमी को अगर बिहेवियर अच्छा है, पोलाइट है, तो वैसे ही कोई कंप्लेंट नहीं आती। मैं यहाँ पे बैठती हूँ, अगर मेरे पास कोई, मैं भी उनको समझा के प्यार से भेज देती हूँ, तो मेरे से खुश होके चले जाते हैं। सिर्फ बात करने का लहजा है, सिर्फ उनको समझाना है। जो आदमी ऑलरेडी बीमार है, परेशान है, उसको उसी तरीके से सोचना चाहिए, अपने ऊपर वो चीज़ ला के देखनी चाहिए, लागू करके, कि अगर हम बीमार होंगे तो हमारी उस समय सोच कैसी हो जाएगी। तो उस तरह से ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। ये तो मुझे लगता है सारे ही हेल्थ स्टाफ को, काफ़ी लोग सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से उस समय रूखापन ले आते हैं अपने बिहेवियर में, उसी की तो सारे स्टाफ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मैं धीरे धीरे, देखिए मेरी कोशिश यही है कि वो मैं मोटिवेशन के थ्रू अपने स्टाफ को धीरे धीरे मोटिवेट करके वो करूँ कि वो उनका बिहेवियर ठीक रहे। मैम, जिस तरह से बात करी आपने कि आप पीएमओ से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीएमओ और सीएमओ के बीच के चक्कर में कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो धक्के खाते नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको सख्त होना पड़ेगा। देखिए पीएमओ सीएमओ कुछ नहीं होता, हम सब मिलके हेल्थ, हमारा मेन एम है कि मरीज को सुविधा देना है ना, और हर एक का एक काम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझ के, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करे तो ऐसा कोई वो नहीं है। ये मेरा किसी से कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरा जो भी काम है वो सब पेशेंट के उस पर है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आगे करने को, मेरी सोच बहुत बड़ी है, और मेरा सारा जो भी फोकस है वो सब उसी के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों पहले अगर बात करें पंचकूला की, तो केसेस मतलब 0 लेवल पे आ गए थे, लेकिन अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या इसको माना जाए कि कोरोना दोबारा पंचकूला में बढ़ना शुरू हो गया? देखिए जैसे जैसे खुलेगा, पहले लॉकडाउन था तो लोगों का आपस में मतलब इंटरलिंक कम था, आपस में कांटेक्ट कम था, तो डेफिनेटली केसेस कम आ गए थे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ ओपन हो गया है तो लोग कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग थोड़ा लापरवाही भी बरतने लगे हैं कि मास्क नहीं लगाते हैं या प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं। ये सब कारण है जिसकी वजह से केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पूरी दुनिया में ही देख रहे हैं कि अब केसेस जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और इंडिया के भी कुछ साउथ के स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक खतरा तो हो ही रहा है कि फिर से कहीं, और दूसरा फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिलेंगे भी और बाहर भी जाएंगे, तो उससे केसेस बढ़ने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एकदम जैसे बच्चे की बात है, कल से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का स्कूल वो भी ओपन हो रहा है, उसमें उनको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इकनॉमी या स्कूल, इसको हम हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, हमें चलना तो पड़ेगा, क्योंकि अब इतने लंबे टाइम के साथ हम कोरोना के साथ रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वायरस हमारे बीच घूमते रहते हैं, तो लेकिन हमें उसके साथ ज़रूरी ये है कि हम अपनी प्रिकॉशंस लेके चलें। अगर स्कूल खुल रहा है तो टीचर्स को चाहिए कि अभी फ़िलहाल उसको मतलब थोड़ा सा पार्ट टाइम टाइप करें, मतलब थोड़ा डीकंजेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें, मतलब क्लासेस में स्ट्रेंथ कम कर दें, और बच्चों को हाइजीन के मैनर्स सिखाएं और अपने भी वो फॉलो करें। स्कूल में तो और आसान है फॉलो करना, घर में बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स की बात को मानते हैं। तो अगर टीचर्स थोड़ा भी स्ट्रिक्टली उसको लागू कराएंगे तो डेफिनेटली वो जिस तरह से सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, अगर बात देखा जाए तो भी ऑक्सीजन का प्लांट पंचकूला में तैयार नहीं है, तो थर्ड वेव अगर आ गई, केसेस बढ़ रहे हैं, आप ही मान रहे हैं केसेस बढ़ने शुरू कर, अब फेस्टिवल सीजन में केस और बढ़ गए, तो कैसे कवर करेंगे? देखिए मेरा यहाँ पे एक तो 300 LPM का प्लांट फंक्शनिंग हो गया है, दूसरा रायपुरानी और कालका में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है 500 LPM का प्लांट लगाने के लिए। वो मैंने आने के बाद शुरू कराया था, तो उसका लगभग सिविल वर्क कंप्लीशन पे है, और वो प्लांट जो है उनकी तरफ से इंस्टॉल हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा ये कि हमने CSR में कोशिश की थी, तो HSIIDC के डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक 1000 LPM का प्लांट अभी हाल ही में सैंक्शन हो गया है। उसके बजट की हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही बजट ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे वो काम शुरू हो जाएगा। चौथा ये कि एक ऑक्सीजन टैंकर आना है 10 KL वाला, वो भी मेरी बात हुई है, तो उनका क्योंकि उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करने थे, तो उसकी वजह से उनका डिले हो रहा था, सप्लाई ऑर्डर बहुत पहले से गया हुआ है, तो वो अभी अगले मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में वो 10 KL का ऑक्सीजन टैंकर भी हमारे यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 1-2 महीने में हमारी ये जो ऑक्सीजन की समस्या इस तरह की दूर हो जाएगी। एक ये बद्दी के नज़दीक होने की वजह से हमें वैसे भी बहुत वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वाया ट्रांसपोर्टेशन बद्दी से भी हमें ऑक्सीजन
रेगुलर सप्लाई होती रहती है। बट मेरा मेन कोशिश ये है कि हम अपने PSA प्लांट इंस्टॉल करें जिससे कि हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? आम जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप देखिए, फेस्टिवल कोई भी सबसे अच्छा तभी होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप अपने घर में उस त्यौहार को बहुत हंसी खुशी से मनाइए, तरीके से मनाइए। थोड़ा सा इस बार भी अभी थोड़ा मार्केट्स में जाना, भीड़ भाड़ के एरियाज़ में जाना कम रखिए, और अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर लगाइए। इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कोरोना को रोकने का यही एकमात्र अच्छा तरीका है। दूसरा एक वैक्सीनेशन है, जिसका भी वैक्सीनेशन सेकंड डोज ड्यू है वो अपना लगवाएं, और जो भी फर्स्ट डोज जिसका नहीं लगा, मतलब वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी जिसका ड्यू है वो अपना लगवाएं 18 साल के ऊपर, और उसी के माध्यम से हम कोविड को रोक सकते हैं।